हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आदर्श और अनादर्श विलेन। यानी राउल्ट के नेम के आधार पर हमने विलेनों को दो भागों में बांटा था। एक था हमारा आदर्श विलेन और दूसरा था हमारा अनादर्श विलेन। इसके पहले हमने पढ़ा था आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन। तो आदर्श विलेन को हम किसे कहते हैं? ऐसे विलेन जो राउल्ट के नेम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श विलेन। और ऐसे विलेन जो राउल्ट के नेम का पालन नहीं करते उन विलेनों को हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलेन। में आपको फिर रिवाइज करा देता हूं कि जो आदर्श विलेन होते हैं, इस आदर्श विलेनों के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन मैंने जो आदर्श विलेन के लिए बताया था कि इन विलेनों के लिए, क्योंकि राउल्ट के नेम का पालन करते हैं, इन विलेनों के लिए जो आंशिक जो वाष्प दाब होता है, ये इसके आंशिक दाब और इसके मोल भिन्न के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आदर्श विलेनों के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? Pa = Pa0 × Xa, Pb = Pb0 × Xb, Ps = Pa + Pb। ये कौन सा नेम था? राउल्ट का नेम। इसी प्रकार जो आदर्श विलेन होते हैं, इन विलेनों का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। क्या होता है? आयतन परिवर्तन क्या होता है? शून्य। अब आयतन परिवर्तन शून्य क्या हो? विलेय और विलायक का जो कुल आयतन होगा वो विलेन के कुल आयतन के बराबर होगा। जैसे सपोज करो A + B, ये AB विलेन है। अगर ये 30 ml लेंगे, ये 20 ml, तो AB का जो आयतन आएगा वो कितना आएगा? 50 ml आएगा। यानी आयतन परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। तो उन विलेनों को हम क्या कहेंगे? आदर्श विलेन। थर्ड कंडीशन जो आदर्श विलेन की थी कि इनमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान भी क्या आता है? शून्य आता है। अब एंथैल्पी परिवर्तन न तो ये ऊष्मा लेते हैं न ये ऊष्मा देते हैं, न तो इनमें ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होती न इनमें ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया होती, तो इनका एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या आता है? शून्य आता है। और चौथी कंडीशन कि इसमें जो विलेय और विलायक के जो आकर्षण बल है, सो इनके शुद्ध अवस्था में जो आकर्षण बल है वो विलेन के आकर्षण बलों के क्या होता है? बराबर होता है। यानी A और B विलेय और विलायक के शुद्ध अवस्था में जो आकर्षण बल होते हैं वो विलेन में घटक A और B के आकर्षण बल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसे विलेनों को हम क्या कहते थे? आदर्श विलेन। और जब इन विलेनों के लिए मैंने आपको बताया था कि इन विलेनों का वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं तो वह इस प्रकार की आती है, एक सीधी रेखा आती है। तो ये तो किसके बारे में बताया मैंने? आदर्श विलेन के बारे में। दूसरा राउल्ट के नेम के आधार पर विलेन होते हैं हमारे अनादर्श विलेन। तो अनादर्श विलेन किसे कहेंगे? ऐसे विलेन जो राउल्ट के नेम का पालन नहीं करते, उन विलेनों को क्या कहते हैं? अनादर्श विलेन। यानी जो ये चीजें ये सारी विपरीत हो जाएगी। तो अनादर्श विलेन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? पहले इनके अंदर जो Pa0 × Xa के बराबर नहीं होता, जबकि आदर्श विलेन में क्या होता है? बराबर होता है। Pb = Pb0 × Xb नहीं होता, Ps = Pa और Pb नहीं होता। तो इन विलेनों को हम क्या कहेंगे? और दूसरी कंडीशन आ गई कि इनका जो आयतन परिवर्तन है वो शून्य नहीं होता। यानी ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता। आदर्श विलेन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? 0 होता है। और इनके आकर्षण बल विलेन के आकर्षण बल के बराबर नहीं होते। विलेय और विलायक के जो आकर्षण बल होते हैं वो विलेन के आकर्षण बलों के बराबर नहीं होते। यानी जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ऐसे विलेनों को हम क्या कहेंगे? अनादर्श विलेन। अगर आपके आदर्श और अनादर्श विलेन में अंतर आ जाए तो आपको यही लिखना है, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसकी कंडीशन ये होती है, ये ना। और इनका अब कंडीशन आ गई अनादर्श विलेन, बराबर नहीं होते। तो जब कोई चीज बराबर नहीं होती तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसका मान ज्यादा हो सकता है या फिर मान क्या हो सकता है? कम हो सकता है। तो इस आधार पर या तो मान क्या होता है? ज्यादा होता है, या मान क्या होता है? कम होता है। इस आधार पर हमने अनादर्श विलेनों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला कंडीशन है जो राउल्ट के नेम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, नाम से स्पष्ट है, जो पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करेंगे, यानी जिनका मान ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा, मान क्या होगा? ज्यादा होगा, उन्हें हम कहेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलेन। और दूसरा जिनका मान क्या आ जाए? कम आ जाए राउल्ट के, उन्हें हम कहेंगे
ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। यानी अनादर्श विलयनों को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, क्योंकि इनका मान बराबर नहीं है। अब कंडीशन आ गई धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, यानी वह विलयन जिनका वाष्प दाब अधिक आता है, क्योंकि धनात्मक पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है? अधिक आता है। जिनका वाष्प दाब क्या आता है? अधिक आता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन कि इनका पीए का जो मान होगा वह PA0 इंटू एक्स इनके गुणनफल से क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन होगा। PB का मान PB0 और XB यानी इसका आंशिक दाब और इसकी मोल भिन्न के गुणनफल से अधिक होगा, और विलयन का जो दाब होगा वह PA प्लस PB के मान से अधिक होगा, यानी वाष्प दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। राउल्ट के नियम का तो पालन कर ही नहीं रहे, वो तो बराबर होगा। अब ये इससे ज्यादा विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? धनात्मक। दूसरा, इनका जो आयतन परिवर्तन आता है डेल्टा V मैक्सिमम जो आती है वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि अब पॉजिटिव का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि विलय और जो विलय का आयतन होगा, विलयन का आयतन इन दोनों के आयतन से अधिक होगा। सपोज करो इसका 70 ml हो गया, विलयन का आयतन कितना हो गया? 70, जबकि विलय और विलय के आयतन का टोटल योग कितना है? 50, जबकि विलयन का आयतन कितना आ रहा है? 70, यानी विलयन का आयतन का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दूसरी चीज आ गई कि इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो एंथैल्पी परिवर्तन भी धनात्मक आएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान धनात्मक किन अभिक्रियाओं के लिए आता है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा ग्रहण की जाती है, यानी उसकी ऊष्मा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उनके लिए डेल्टा H का मान क्या आता है? पॉजिटिव। यानी जो धनात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं, इन विलयनों में उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसलिए इनमें डेल्टा H का मान क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और चौथी चीज, क्योंकि इनका वाष्प दाब ज्यादा बताया मैंने, तो इनमें विलय और विलायक का जो आकर्षण बल होगा, विलय और विलायक का जो आकर्षण बल होगा वो विलयन के आकर्षण बल से कम होगा। अब इसका मतलब मैं बता देता हूं, अगर विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल कम होगा तो आकर्षण बल कम है तो इनकी भाप क्या होगी? ज्यादा बनेगी, और भाप ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब भी क्या होगा? अधिक होगा। इनमें आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। अब कौन कौन से विलयन है जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? जैसे हम एथेनॉल और प्लस एसीटोन, सॉरी एसीटोन है यहाँ पर, एथेनॉल प्लस एसीटोन का विलयन मिला दें, वो क्या करेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। एथेनॉल और जल को मिला दें तो इसका जो विलयन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, वो भी कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा? धनात्मक विचलन। अब इनके मध्य अगर हम आरेख बनाते हैं, वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य आरेख बनाते हैं, तो वो हमेशा ज्यादा पॉजिटिव विचलन दर्शाता है। कैसे? देखो बेटा, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है, तो इनके अंदर क्योंकि अब इससे पॉजिटिव विचलन, इनका मान क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा हमेशा। ये देखो मैंने इस वाले ग्राफ में ये जो डॉट डॉट से आपको मैंने बता रखा है, ये डॉट डॉट हमने बता रखा है राउल्ट का नियम, यानी आदर्श विलयन। तो इसके लिए जो ग्राफ आ रहा है, देखो ये डॉट डॉट के पीएस, अगर आपने इसमें मैंने लिखा इस लाइन पर पीएस बराबर पीएस, तो मान ज्यादा है तो ये ग्राफ मैंने क्या करते हैं? इस लाइन से ऊपर ले लिया। इसी प्रकार इस ग्राफ को, इसको देखो, इस ये डॉट डॉट के क्या करा? ऊपर करा, इसी डॉट डॉट के क्या करा? ऊपर, क्योंकि कौन सा विचलन प्रदर्शित कर रहा है? पॉजिटिव, जिनका मान हमेशा ऊपर से जाएगा, न्यू करेंगे पॉजिटिव विचलन। दूसरा विलयन आ रहा है हमारे पास ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले यानी वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब क्या आ जाता है? कम आ जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब इनके लिए भी क्या क्या कंडीशन होगी? मैंने आप बताया पीए, जो इनका जो वाष्प दाब होगा वह आंशिक दाब और एक्सए के गुणनफल से कम होगा। इसी प्रकार पीबी का मान भी कम होगा, पीएस का मान भी कम होगा, और इनका जो आयतन परिवर्तन आएगा वो नेगेटिव आएगा। आयतन परिवर्तन नेगेटिव कब आएगा? क्योंकि इसमें जो विलय और विलायक का जो आयतन होगा
वो विलयन के आयतन से अधिक हो जाए, यानी विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विलेय और विलायक का आयतन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी कंडीशन ये आ जाएगी कि 50 + 20 और ये मान ले जाएगा 50। यानी जब हम करते हैं डेल्टा V निकालेंगे तो V2 - V1 करेंगे, तो V2 तो कितना हो गया हमारे पास 50 - 70, तो आंसर कितना है -20। यानी कंडीशन ये है कि विलेय और विलायक का शुद्ध अवस्था में जो आयतन आता है वो विलयन के आयतन से अधिक आता है, इसलिए डेल्टा V क्या आता है, नेगेटिव आता है। और चौथी कंडीशन है कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या आता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव उष्मा कब आएगी, जब उष्मा में कमी हो जाएगी। और कमी कब होगी, जब निकाय क्या कर दे, उष्मा का उत्सर्जन कर दे। और जिसमें भी उष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा सेपीय अभिक्रिया। यानी इसमें तो धनात्मक में तो उष्मा शोषीय अभिक्रिया होगी, जबकि इनमें उष्मा सेपीय अभिक्रिया होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, उष्मा सेपीय अभिक्रिया। और दूसरी, इनका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। और वाष्प दाब कम एक ही कंडीशन से हो सकता है, जब वो विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल क्या हो, मजबूत हो, और विलेय के मध्य आकर्षण बल क्या हो, कम हो। जब इनका आकर्षण बल मजबूत होगा तो इसमें वाष्प भी क्या होगी, कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम आएगा। तो इनका वाष्प दाब कम आता है, इनका वाष्प दाब अधिक आता है, और इनका वाष्प दाब बराबर आता है। जिनका वाष्प दाब बराबर आ जाता है वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। और जिनका वाष्प दाब बराबर नहीं आता तो दो कंडीशन होगी, या तो मान ज्यादा आएगा या मान कम आएगा। अगर मान ज्यादा आ जाता है तो पॉजिटिव विचलन होगा, धनात्मक विचलन। अगर मान कम आ जाता है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन। अगर आयतन बराबर आ जाता है तो आदर्श विलयन, बराबर नहीं आता तो अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन बराबर नहीं आता तो दो कंडीशन होगी, या तो उसका मान ज्यादा आएगा या मान कम आएगा। अगर मान ज्यादा आ जाता है तो धनात्मक विचलन, और मान अगर कम आ जाता है तो ऋणात्मक विचलन। अब इनके मध्य हम आरेख खींचेंगे। देखो बच्चों, इसमें मैंने आरेख डॉट डॉट लाइन के ऊपर से निकाल दिया। इसमें आरेख देखो डॉट डॉट लाइन के क्या होगा बेटा, नीचे से आएगा। ये डॉट डॉट लाइन हमें राउल्ट के नियम को बताता है। किसको बताती है, राउल्ट के नियम। तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है, मान भी क्या आएगी, कमी आ रही है, इसलिए लाइन किसके नीचे से आ रही है, इस डॉट डॉट के क्या होगी, नीचे से आएगी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखो, तो ये तो आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर क्वेश्चन आ गया आपके कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखो, तो हम इन दोनों के अंतर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंशिक दाब अधिक होगा, इसका आंशिक दाब कम होगा। इसका आयतन परिवर्तन धनात्मक आएगा, इसका आयतन परिवर्तन ऋणात्मक आएगा। इसकी एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक आएगी, इसकी एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक आएगी। इसका आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में आकर्षण विलयन के आकर्षण से कम होगा, जबकि इसमें अधिक होगा। कौन से विलयन है जो इस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन, और नाइट्रिक अम्ल और जल का जो विलयन होगा वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, जिसका आयतन हमेशा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जिसकी एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव आएगी वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करेंगे, अनादर्श विलयन प्रदर्शित करेंगे। तो यह था हमारा राउल्ट का नियम। कौन सा नियम था, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम को भी मैंने दो भागों में बांटा था, एक तो वाष्पशील पदार्थों के लिए, ये तो मैंने किसके लिए बताया था, वाष्पशील पदार्थों के लिए, जो समझाएंगे हम किसके आधार पर समझाएंगे, वाष्प। और एक राउल्ट का नियम मैंने बताया था अवाष्पशील पदार्थों के लिए। तो अवाष्पशील पदार्थों के लिए जो राउल्ट का नियम बताया था, मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है Ph - P0/P0 वह विलेय की मोलबिन के बराबर होता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम को मैंने दो भागों में बताया था, एक तो जो वाष्प दाब आंशिक जो दाब होगा ये वाष्प दाब और उसकी मोलबिन के गुणनफल के बराबर होगा, पहला तो ये बताया था। दूसरा मैंने राउल्ट का नियम बताया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोलबिन के बराबर होगा। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम कहते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयनों को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो
धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलेन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलेन। तो जिनका मान ज्यादा आ जाता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे और जिनका मान क्या आ जाता है, कम आ जाता है, वो क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा राउल्ट का नियम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और वो क्वेश्चन क्या है, कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाता है, कुछ कॉमन क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको महत्वपूर्ण। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मछलियां होती है या कोई भी जलीय प्राणी जो होता है, ये जलीय प्राणी सर्दियों में आसानी से जल में रह लेते हैं, गर्मी में इनको पानी में रहने में क्या होती है, दिक्कत आती है। गर्मी मछलियां सर्दी में आसानी से पानी में डूबी रहती है, लेकिन गर्मी में मछलियां बार बार अपने मुंह को क्या होता है, बाहर निकालती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन भी मैं बताऊं आपको। मैंने गैसों की द्रव में विलेयता पढ़ाई थी, तो मैंने आपको वहां पढ़ाया था एक ताप का प्रभाव। ताप बढ़ा देते हैं तो गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो गैस उस द्रव में से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो सर्दी है यानी ताप क्या है, कम है, तो कम होगा तो गैसों की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। यानी पानी में सर्दी के दिनों में पानी के अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुली होती है, जिससे वो मछलियों को या अन्य कोई जो जलीय प्राणी उनको शोषण लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए वो आसानी से सर्दी के दिनों में पानी में रह जाती है। जबकि गर्मी के दिनों में मछली बार बार अपने मुंह को क्या करती है, बाहर निकलती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी में ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमेशा द्रव गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, कम होती है। तो गर्मी के दिनों में पानी में ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जबकि सर्दी के दिनों में पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में उसमें ऑक्सीजन घुली होती है, जिससे उनको शोषण करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार कभी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे कि जो जल और एल्कोहल, इन जल और एल्कोहलों को जब आपस में मिलाकर विलेन बनाते हैं, जल और एल्कोहल को मिलाकर विलेन बनाते हैं, तो इनमें किस प्रकार की आणविक क्रियाएं होती है। अब इसके अंदर किस प्रकार है आणविक, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जल और एल्कोहल, सपोज करो जल विलायक और एल्कोहल विलेय, जल प्लस एथेनॉल ले जाए या एल्कोहल ले जाए, और ये क्या बन गया, विलेन बन गया, विलेन, जल और एथेनॉल को मिलाकर। अब जल के मध्य भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और एथेनॉल के मध्य भी क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल में भी हाइड्रोजन बंध होता है और एथेनॉल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो विलेन बन जाता है, और जल और एथेनॉल में भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंध। लेकिन इनके जो विलेन बनता है तो इनका जो हाइड्रोजन बंध होता है, यह हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है, कमजोर होता है। जब इनके मध्य हाइड्रोजन बंध कमजोर होता है तो इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्प, क्योंकि बंध क्या है, कमजोर है, और आसानी से अणु क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। क्योंकि जब विलेन बन जाता है तो जल और एथेनॉल के मध्य दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनता है। इस दुर्बल हाइड्रोजन बंध के कारण इनका क्या होता है, वाष्प अधिक बनेगी और वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ये वाष्प दाब बढ़ जाता है तो मैंने आपको बताया था, जिसमें भी वाष्प दाब बढ़ेगा वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा, यानी ये विलेन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब इनको मिलाते हैं तो दुर्बल हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जो आसानी से थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो अणु क्या हो जाते हैं, वाष्प तो हो जाते हैं। इसलिए इनका वाष्प दाब क्या आता है, अधिक आता है। जब वाष्प दाब अधिक आता है तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा विचलन प्रदर्शित करेंगे, धनात्मक। तो ये मैंने आदर्श विलेन के बारे में आपको बताया, अनादर्श विलेन के बारे में मैंने आपको आज दोबारा बताया, और इसके जो प्रकार थे, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलेन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलेन। तो ये दो प्रकार के विलेन थे, जिनका मान ज्यादा आता है उन्हें हम धनात्मक विचलन कह देते हैं, और जिनका मान कम आता है उन्हें ऋणात्मक। ये तो मैंने राउल्ट के नियम के आधार पर बताया था, आरेख जो मैंने आदर्श विलेन, क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और ये जो दोनों आरेख है अनादर्श विलेन के, एक में धनात्मक विचलन दर्शा रहा हूं और एक के अंदर मैंने ऋणात्मक। एक में मैंने ग्राफ को ऊपर से निकाला और एक के अंदर मैंने नीचे से। जिसमें ऊपर से जाएगा मान ज्यादा हो गया, यानी वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ये विचलन ही है।
और जिसका मान कम आ रहा है यानी वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। राउल्ट का नियम पहले हमने पढ़ा था हेनरी का नियम, गैसों के द्रव में जो विलेयता थी वो हमने समझी थी हेनरी के नियम से, और पदार्थों की जो द्रव में विलेयता है वाष्पशील और अवाष्पशील, इसको हमने समझा है राउल्ट के नियम से। तो ये दो इंपॉर्टेंट नियम थे इस लेसन के, एक तो हेनरी का नियम था और दूसरा राउल्ट के नियम था। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों के प्रकार आ जाते हैं आपके। विलयन आदर्श विलयन किसे कहेंगे, इसके उदाहरण लिखो। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल लिखो। या आदर्श वो अनादर्श विलयन में अंतर लिखो, या इनके मध्य आरेख बनाओ, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में अंतर लिखो। तो इस टाइप से इनको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, आदर्श और अनादर्श। इसके बारे में हमेशा आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है। अब कल पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक।